नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में। एक ऐसा राज जो एक बहुत ही अहम किताब के पन्नों में कहीं छिपा हुआ है। पता है, ये वो किताब है जिसने हिंदी लिटरेचर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर इसकी जो असली कहानी है ना, वो बहुत कम लोग जानते हैं। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। ये जो इतना प्रभावशाली ग्रंथ है ना, ये असल में अधूरा है। जी हाँ, अधूरा। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? और अगर ये अधूरा था, तो फिर इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया? आइए, आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी अधूरे महाग्रंथ की। देखिए, इस किताब का अधूरा होना ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मतलब ये सिर्फ कोई अधूरी किताब नहीं है, ये तो एक ऐसा महाकाव्य है जिसका असर बिल्कुल पूरा है, भले ही इसके कुछ चैप्टर कभी लिखे ही नहीं गए। तो हम किस किताब की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की। ये किताब हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री को समझने के लिए एक बेसिक डॉक्यूमेंट, एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज मानी जाती है। तो चलिए, अब जरा इस ग्रंथ के परिचय पर आते हैं। आखिर ये ऐतिहासिक ग्रंथ शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी भी सच कहूं तो उतनी ही अनोखी है जितनी कि ये किताब खुद है। ये किताब पब्लिश हुई थी साल 1938 में, लेकिन इसकी कहानी इससे भी ज्यादा खास है। पता है क्या? ये असल में नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए लिखी गई एक पीएचडी थीसिस थी। जी हाँ, एक थीसिस जिसके लिए डॉक्टर वर्मा को 1940 में डॉक्टरेट की डिग्री मिली। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट का रिसर्च वर्क लिटरेचर का एक मील का पत्थर बन गया। कमाल है ना? तो फिर यह अधूरा कैसे है? सवाल तो यही है। देखिए, ये ग्रंथ सिर्फ 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक, यानी करीब करीब 1000 साल के पीरियड को ही कवर करता है। इसमें आदिकाल और भक्तिकाल का तो बहुत डिटेल में जिक्र है, लेकिन जो रीतिकाल और आधुनिक काल पर लिखने का प्लान था, वो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। वो पन्ने हमेशा के लिए खाली ही रह गए। तो फिर वही सवाल कि अगर ये ग्रंथ अधूरा था, तो ये इतना प्रभावशाली, इतना इम्पैक्टफुल कैसे बना? इसका राज छिपा है डॉक्टर वर्मा की कुछ प्रमुख स्थापनाओं में, उनके दो ऐसे क्रांतिकारी आइडियाज में जिन्होंने हिंदी साहित्य को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। अब देखिए, हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री में एक सवाल हमेशा से विद्वानों के बीच बहस का मुद्दा रहा है। वो सवाल है, हिंदी का पहला कवि कौन? इस एक सवाल पर सालों साल तक बहस चली, और फिर आए डॉक्टर वर्मा, जिन्होंने इसका एक बहुत ही साहसिक, एक बहुत ही बोल्ड जवाब दिया। और वो जवाब था स्वयंभू। जी हां, स्वयंभू। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश, जो कि एक तरह से पुरानी हिंदी का ही एक रूप है, उसके कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि घोषित कर दिया। और इस एक घोषणा ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला दावा था। ये तो हुई पहली बात। अब आते हैं डॉक्टर वर्मा के दूसरे बड़े योगदान पर, और वो था हिंदी साहित्य के इतिहास को एक सिस्टमैटिक तरीके से बांटने की रूपरेखा तैयार करना। उन्होंने लिटरेचर के डेवलपमेंट को समझने के लिए एक बहुत ही साफ सुथरा और आसान फ्रेमवर्क बनाया। तो उन्होंने हिंदी साहित्य को इन 5 युगों में बांटा। ध्यान से सुनिए, संधिकाल, फिर चारणकाल, उसके बाद भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और आखिर में आधुनिक काल। अब मजे की बात यह है कि उन्होंने काफी हद तक अपने गुरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के डिवीजन को ही फॉलो किया था, लेकिन उन्होंने शुरुआती दौर को संधिकाल और चारणकाल जैसे नए नाम दिए, और यहीं उनकी अपनी अलग सोच दिखाई देती है। सिर्फ यही नहीं, इन बड़े बड़े बदलावों के अलावा डॉक्टर वर्मा ने पहले से चले आ रहे विचारों को और भी बेहतर बनाया है। खासतौर पर जब बात भक्ति काल की आती है, तो उन्होंने हमारी समझ को और भी ज्यादा साफ किया। कैसे? देखिए, उन्होंने भक्ति काल की जो अलग अलग धाराएं थीं, उनके लिए नए और ज्यादा सटीक नाम दिए। जैसे जहां आचार्य शुक्ल ज्ञानाश्रयी धारा कहते थे, वर्मा जी ने उसे एक नया नाम दिया, संत काव्यधारा। बिल्कुल इसी तरह प्रेमाश्रयी काव्यधारा को उन्होंने कहा सूफी काव्यधारा। और ये वो नाम हैं जो आज भी लिटरेचर की दुनिया में वैसे के वैसे ही इस्तेमाल होते हैं। तो कुल मिलाके इस अधूरे ग्रंथ की विरासत क्या है? इसने हमें क्या क्या दिया? पहली बात, इसने स्वयंभू को पहले कवि के तौर पर स्थापित करने की हिम्मत दिखाई। दूसरी, इसने साहित्य के इतिहास को समझने का एक फ्रेमवर्क दिया। तीसरी, इसने संत काव्य और सूफी काव्य जैसे शब्द दिए
जो आज भी हमारी भाषा और पढ़ाई का हिस्सा है। और सबसे बढ़कर इसने ये साबित कर दिया कि एक विचार का असर, उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कितना बड़ा है या पूरा है कि नहीं। तो चलिए हम अपने उसी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। आखिर कैसे कोई अधूरा काम इतना ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है? शायद इसका जवाब यह है कि कभी-कभी किसी काम को पूरा करने से भी ज्यादा जरूरी होता है एक नई सोच की शुरुआत करना। एक ऐसा सवाल उठाना जो आने वाली पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर कर दे। और डॉक्टर वर्मा ने अपने इस अधूरे ग्रंथ से ठीक यही किया।